हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। उसमें अपना पहला जो लेक्चर है वो होगा फोर्स से रिलेटेड, यानी बल। तो बल किसे कहते हैं, फोर्स क्या होता है। तो आपकी बुक के अंदर लिखा गया है बस कि पुश और पुल, किसी वस्तु को धक्का दे दो या खींच लो, उसी को क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। जैसे मेरे पास में ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको अपने हाथ पे रखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पुश कर रहा हूँ। पुश करने के लिए देखना जरा, ऐसे पुश किया, हाँ पुश किया, आगे गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ, हो गया ना फोर्स। हाँ, लेकिन इतना सिंपल है नहीं, देखना जरा ध्यान से। मेरा ही हाथ है और मैं इस हाथ की हेल्प से क्या कर रहा हूँ, इस दीवार को से दबा रहा हूँ, दबा रहा हूँ ना, ये तो ये क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ ना, आगे गई नहीं, कहीं गई नहीं भाई ये तो। हाँ, अरे नहीं गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने फोर्स नहीं लगाया, लगाया तो है, फोर्स लगाया है। मैं हो सकता है किसी चीज को ऐसी को पकड़ खींचूं, मैं पेड़ है उसको पकड़े ऐसे जोर से खींचूं, उसकी टहनी को ऐसे, वो उखड़ जाएगा, नहीं उखड़ेगा। लेकिन मैंने क्या फोर्स लगाया, लगाया है, फोर्स तो लगाया। तो जरूरी नहीं है किसी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो ही, ठीक है ना, वो आगे जाए या पीछे आए, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। लेकिन वहां पे फोर्स तो हो ही सकता है ना, बिल्कुल वहां फोर्स होगा ही होगा। कुछ और चीजें मैं डिस्कस करना चाहता हूं। आपने जैसे गौर किया हो कभी, तो आपने कभी गौर किया, जैसे पानी से भरा हुआ एक बर्तन है बड़ा सा, उसके अंदर कोई ऐसे खाली ऑब्जेक्ट लो और उसको उल्टा करके डबाओ, है ना, वो डूबता नहीं है, उसको आपको जबरदस्ती और ऊपर से क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। उसी का नाम क्या है, फोर्स, तब जाके वो डूबता है। अदरवाइज क्या होता है, वापस ऊपर आता है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे जो मतलब स्टार्स होते हैं या प्लेनेट होते हैं, जैसे अपना सन है, या सन के अराउंड क्या होते हैं, सारे के सारे क्या होते हैं, प्लेनेट चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ रही है। उसके अलावा जैसे मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, वो कहाँ पर रखी हुई हैं, टेबल पे रखी हुई हैं, तब कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। तो आपको यही सोचना है कि बेसिकली फोर्स है क्या, वो आ कहां से रहा है और उसका ओरिजिन कहां से, ठीक है ना। जैसे रस्सी को पकड़ के ऐसे खींच दिया, तो रस्सी के अंदर भी तो फोर्स आ जाता है ना, बीच के अंदर रस्सी एकदम टाइट हो गई, वरना ढीली रहती है, यहां पे टाइट हो गई, तो टाइट हो गई रस्सी, उसके बीच में कौन सा ऐसा फोर्स है कि उसको टाइट बना दिया। नहीं समझ आई बात। स्प्रिंग है, स्प्रिंग को कभी ऐसे दबा देते हैं, कभी खींच देते हैं, उसके अंदर भी तो क्या आ रहा है, फोर्स आ ही रहा है ना। हाँ, दबाने के लिए फोर्स चाहिए होता है अपने को। जैसे अपने पास बुलेट होती है, बुलेट से क्या होता है, गोली बहुत ही स्पीड से निकलती है, निकल रही होती है ना, तो गोली के ऊपर क्या करता है, कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर ही रहा होता है, तो वहां से वो बड़ी स्पीड से निकलती है। कौन सा फोर्स है, किसकी वजह से है, उसका ओरिजिन क्या है। उसके अलावा जो बहुत सारी चीजें होती हैं, अपन ये भी जानेंगे कि किस टाइप के फोर्स होते हैं, तो उनसे अपन को थोड़ा ज्यादा अच्छे से अंदाजा लग पाएगा। जैसे मैं भी बोलूं कि जैसे मार्कर है मेरे हाथ के ऊपर आके, ये लो रुक गया, मार्कर से ज्यादा अच्छा है, देखो ये वाली किताब, अब ज्यादा समझ आएगा। किताब है ना, इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं, जैसे ये वाला डस्टर ले रहा हूं, है ना, ठीक है ना। अब इसको मैंने इसके ऊपर रख दिया, ये वाला। अब ये नीचे क्यों नहीं गया, नीचे क्यों नहीं गया, इसके ऊपर फोर्स कौन सा लगा है, क्या बता सकते हो, वो किस टाइप का फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है। इसका मतलब ये नहीं कहना आपको कि इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग गया, ठीक है ना, ये नहीं कहना, ये अपन बाद में जाके जान लेते हैं। लेकिन अभी ये बताओ कि इसके ऊपर ऐसा कोई ना कोई फोर्स तो पक्की बात लगा होगा। अदरवाइज तो ये देखो नीचे जाना चाहिए था, यहां से नीचे जा रहा था, अब नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा ना, ये आ गया। इसका मतलब पक्की बात है, इस वाली बुक ने इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाया है, ठीक है सर। लेकिन सर क्या मैं इसको ऐसे खींच रहा हूं, ऐसे खींच रहा हूं तो भी कोई फोर्स लग रहा होगा। हाँ, वो लग रहा है एक इस सरफेस के पैरेलल लग रहा है, सरफेस के पैरेलल लग रहा है, वो कांटेक्ट में तभी लग रहा है, अदरवाइज नहीं लग रहा है। बात समझ आएगी ना। हाँ, अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है ना। इतने सारे इवेंट्स हमने जब देख ली, तो उसमें क्या आता है, टाइप ऑफ फोर्स। इस नेचर में टाइप्स ऑफ फोर्स, इस नेचर में ओरिजिनल 4 ही फोर्स हैं। यानी आप जितने टाइप के फोर्स देख रहे हो ना, किसी का भी देख रहे हो, किसी का भी फोर्स देख रहे हो, कोई सा भी, वो ओरिजिनली कौन से में है, 4 के अंदर ही आता है, ठीक है ना। मैं थोड़ा थोड़ा ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, ज्यादा 11th क्लास के अंदर डिस्कस किया जाता है। पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपको वर्क से कराने वाला हूँ कि थोड़ा अच्छा रहता है, मुझे अच्छा लगता है। उसके बाद में ग्रेविटेशन करता हूँ, तरीका भी यही होना चाहिए, है ना। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, जिसको किसने डिस्कवर किया था, न्यूटन भाई साहब ने किया था भाई, गुरुत्वाकर्षण बल। हाँ, अब किसने डिस्कवर किया इसको, न्यूटन ने ना। हाँ, ग्रेविटी वाला, वो याद नहीं है, शिव आके उसके टमचरी में गिरा था, तो फिर उसने उसको डिस्कवर किया, वो वाली स्टोरी आप सबने सुनी भी होगी, ठीक है जी। तो जो ये फोर्स है, ये जो फोर्स है, इसकी यूनिट क्या दे दी, उसकी यूनिट यानी इकाई पता ही आपको, उसकी यूनिट क्या दे दी लोगों ने, न्यूटन। क्या दे दी, न्यूटन। न्यूटन, और लिखते किससे हैं, बड़े एन से,
सिंबल है वो क्या है, बड़ा है। मतलब किसी भी साइंटिस्ट के नेम पे स्टार्ट होता है और उसके सिंबल को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट में, ठीक है ना। जैसे एम्पियर था वो भी किसी साइंटिस्ट के नाम पे था तो कैपिटल ए से लिख दिया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स पहला। ये लगता कब है, ये कब लगता है, ये तब लगता है जब किसी दो ऑब्जेक्ट के पास क्या होना चाहिए, मास, बस और कुछ नहीं देखता, क्या होना चाहिए, मास। यानी दो ऑब्जेक्ट है, एक मान लेता हूं m1 और दूसरा है m2। मान लो कि 1 किलो का, एक 10 किलो का, एक 20 किलो का, एक 100 किलो का हो सकता है ना भाई। एक मैं हूं, एक आप हो, हमारे दोनों के बीच में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है क्या? पक्की बात है, लग रहा है, पक्की बात है, लग रहा है। अच्छा सर, लगता है, हाँ लगता है। और लगता भी कौन सा टाइप का है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। ये ऑलवेज कैसा होता है, अट्रैक्टिव, ऑलवेज यानी आकर्षण का होता है, अट्रैक्टिव। कैसा करता है, आकर्षित करता है, सभी ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी ओर खींचने का काम करता है, ठीक है ना। दो ऑब्जेक्ट है तो ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, क्योंकि ये वाला इस पे फोर्स लगाता है, ये वाला इस पे फोर्स लगाता है, खुद से नहीं लगाता, दूसरे के ऊपर लगाते हैं, ठीक है ना। ओके सर, तो यानी जब जब दो ऑब्जेक्ट के पास मास होगा तब उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। एक तरीके से ऐसा बोल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, एक दूसरे को खींच रहे होंगे। तो क्या सर, मून जो है और अर्थ के बीच में जो फोर्स है वो किस टाइप का हो गया, मून और अर्थ के बीच में कैसा हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, गुरुत्वाकर्षण वाला हो गया। सन और अर्थ के बीच में वो भी ग्रेविटेशनल ही है। मेरे और मून के बीच में ग्रेविटेशन, मेरे और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल, कौन सा हो गया, ग्रेविटेशनल। देखो जैसे ही क्या, मैं छत के ऊपर गया और छत के ऊपर जैसे मैं ऐसे छलांग लगाई तो, या छलांग लगाने की कोशिश करूं तो मैं वहीं नहीं रह जाता, मैं धीरे धीरे क्या होता हूं, नीचे आ रहा होता हूं। क्यों, क्योंकि मैं खींच रहा होता हूं, क्या मतलब धरती जो होती है वो मेरे को खींच रही होती है, क्या मैं भी धरती को खींच रहा हूं क्या, हाँ मैं भी खींच रहा होता हूं, लेकिन वो तो नहीं गई मेरे पास, मैं ही क्यों गया। ये थोड़ी सोचने वाली बात है, ठीक है ना। ये इसको अपन बाद में इस चैप्टर के एंड तक समझ लेंगे कि हम क्यों आए पृथ्वी के पास। धरती माता भी तो मेरे पास आ सकती थी, हैं। कुछ सोच रहे होंगे, अरे धरती माता बड़ी है, इतना मास है, शायद सही सोच रहे हो आगे, लेकिन पूरा समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है सर। तो ये पहला हो गया कौन सा, ग्रेविटेशनल। इसकी कंडीशन क्या है, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट के पास क्या होना चाहिए, मास, डिस्टेंस। ये कितना आता है, क्या आता है, अभी अब छोड़ो कितना आता है, मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, डी। तो जो एफ आता है वो नेक्स्ट चैप्टर से लेके आ रहा हूं मैं, Gm1m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। बस एक बार आप इसको देख लो, याद करने की जरूरत नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में मैं याद भी करा दूंगा, ठीक है ना। अभी ये इतना लगता है, ओके लगता है, लेकिन और ये मतलब कितना भी दूर चले जाओ, कितना भी दूर चले जाओ, लगता ही है, लगता ही है। सबसे अच्छी चीज इसकी क्या है, ये लगता ही है। यानी इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट, लॉन्ग रेंज हो, लॉन्ग रेंज, काफी लंबी दूरियों तक लगता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कैसे 2 सेंटीमीटर बाद लगता ही नहीं है, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता। उसके अलावा आपने कौन कौन से फोर्स देखे होंगे, आपने कभी गौर किया है कि सुबह सुबह जो आप कंघी करते हो, अगर मान लो सूखे बालों में कंघी करो, उसके बाद अच्छे से कंघी क्या, उसके बाद छोटे छोटे पेपर ले आओ और पेपर के ऊपर क्या किया, वहां पे रखा पेपर के जो पीस होते हैं, छोटे टुकड़े होते हैं, उनके पास कंघी को लेके आओगे तो वो क्या होंगे, उसके साथ चिपक जाएंगे ना। आपने देखा होगा ऐसे पानी की एक धारा है ना, पानी की एक धारा है ऐसे टूट करके, और कंघी को ऐसे रगड़ के ले जाओ बालों में, तो जो वाटर की जो धारा है ना वो थोड़ी थोड़ी से मुड़ जाएगी, मुड़ेगी ना। हाँ, इसमें भी तो कोई फोर्स का कमाल है क्या, हाँ बिल्कुल फोर्स का कमाल है, लेकिन यह ग्रेविटेशन वाला फोर्स नहीं है, कोई और फोर्स होगा, कोई ना कोई और फोर्स होगा। उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो दूसरे टाइप का आता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। तो ये कब लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कब लगता है, ये तब लगता है जब पार्टिकल्स के पास में क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, आवेश होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, ये इन सब के बीच में कैसा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। पहले बात है इलेक्ट्रिक फोर्स, दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। इन कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। हो सकता है कई बार केवल इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, कई बार मैग्नेटिक फोर्स लगते हैं, हो सकता है दोनों भी लग रहे हो, ठीक है ना। हाँ, अब मैं एक बात बताना चाहूं, जब जब आपका चार्ज रेस्ट में होता है, यानी विराम में होता है, रुका हुआ होता है चार्ज, तब सिर्फ उसमें क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, ठीक है ना। यानी वो इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ा थोड़ा सुन लीजिए, अच्छे समझ में आएंगे बाद में आगे वाली चीजें। अगर कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है लेकिन उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन जीरो। पिछले पार्ट से समझ में आ रहा है। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आ जाएगा।
उसके अलावा अगर किसी चार्ज के पास एक्सेलरेशन है, किसी चार्ज के पास एक्सेलरेशन है, तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे भी पैदा करता है। बहुत नॉर्मल भाषा में बताऊं, अगर कोई पार्टिकल जिनके पास क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, अगर चार्ज है तो उन सब के बीच में क्या लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगता है। आप गौर कीजिए थोड़ा सा ध्यान से, आपको पता है ना ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले है ना, इसके ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे, देखो जरा, ये नीचे नहीं गिरे ना, और मैं खींच भी रहा हूं तो भी अलग अलग नहीं हो रहे, जबकि अलग अलग हो सकते हैं ना, होने को तो हो ही सकते हैं। जैसे मार्कर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा मार्कर एक साथ कनेक्टेड है कि नहीं है, ये ध्यान से देखो, कनेक्टेड है ना, लेकिन मैं चाहूं कि यहां से अलग कर दूं, तो मैं यहां से इसके ऊपर फोर्स लगाने की कोशिश करूं, ऐसे नहीं हो रहा, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। मतलब इन दोनों आपस में एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, खींच तो रहे होंगे ना, वो किस फोर्स से खींच रहे हैं, किस फोर्स से खींच रहे हैं, किस फोर्स से खींच रहे हैं, इसी से खींच रहे हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पक्की बात है ना, क्या है, इलेक्ट्रॉन्स भी है, प्रोटॉन्स भी है ना, और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में अंदर इतना तगड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स क्रिएट कर दिया है कि वो अलग होने का नाम ही नहीं ले रहे। जैसे एक लोहे की रोड ले लो, क्या ले लो, लोहे की रोड, उसके अंदर क्या होंगे, लोहे के क्या होंगे, एटम्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे लोहे के। अब देखो लोहे की रोड है, ये किसकी रोड है, इसे मानो लोहे की रोड है, उसके अंदर बीच में से क्या लग रहे हैं, बहुत तगड़े तगड़े क्या लग रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं। वहाँ ऐसे आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमता भी रहता है, अब अगर घूम ही रहा है तो पक्की बात है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा और उससे वो वाले फोर्स भी आएंगे। लेकिन लोग कितने तगड़े रहे, देखो हम कितना फोर्स लगा रहे हैं फिर भी हटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते। दूसरी बात आपने देखा होगा, जैसे वो कंघी किया था ऐसे पास में लेके आ गए, तब कौन सा फोर्स लगा था, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो रस्सी है उसको आपने खींच लिया था, तो रस्सी के बीच वाले जो पार्टिकल्स हैं वो किसकी वजह से है, किसकी वजह से रुके हुए हैं, किसकी वजह से रुके हुए हैं, इसी की वजह से रुके हुए हैं। अच्छा, और जब हम हाथ वगैरह मिलाते हैं, तो हाथ वगैरह मिलाते हैं तो कौन सा, आप ये सोचो, जब मान लो हाथ मिला रहे हैं किसी दूसरे आदमी से, तो कौन सा काम करना चाहिए, ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पक्की बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो आप मान के चलिए ज्यादातर केस में क्या आने वाला, आप जो जनरली देखते हो वो कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आने वाला, ठीक है ना। हाँ, स्प्रिंग के अंदर देखते हो उसमें भी क्या आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आता है, मतलब जो अपना काम करते हैं। ये बात समझ आ रही है ना कि ये कितना ज्यादा काम का है, ये कितना ज्यादा काम का है ना। हाँ, एंड अभी जैसे मैंने ये बताया था ये वाली चीज कि मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया, इसको इसके ऊपर रख दिया, तो इसके नीचे इस वाले पार्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स है ना। हाँ, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के साथ क्या कर रहे हैं, मस्त तरीके से फोर्स लगा रहे हैं। अब देखो सबसे अच्छी चीज क्या है, यही तो समझने वाली बात है कि अगर इसके अंदर चार्ज सेम रहे, यानी प्रोटॉन प्रोटॉन रहे या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहे, तब तो वो लगता है रिपल्सिव, जिसे बोलते हैं प्रतिकर्षित। कैसा, रिपल्सिव, अगर सेम चार्जेस रहे, ठीक है ना, सेम चार्जेस, तब तो कैसा लगता है, रिपल्सिव, यानी प्रतिकर्षित, ठीक है ना, प्रति। और अगर ऑपोजिट रहे, अगर ऑपोजिट चार्ज रहे तो कैसे करता है, अट्रैक्टिव, यानी आकर्षित। ध्यान से देखो थोड़ा सा, सेम चार्ज मतलब या तो प्लस प्लस हो जाए, प्लस प्लस का मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन हो जाए, या फिर क्या हो जाए, प्लस माइनस हो जाए। अपोजिट का मतलब क्या है, प्लस माइनस हो जाए, तब उसमें क्या करेगा, आपका अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा। तो क्या है कि इसके ऊपर क्या है, नीचे की ओर क्या लग रहा था, एमजी लग रहा था ना। अब ऊपर की कोई ना कोई तो चाहिए ना, यही लगाएगा, ये वाली लगाने वाली है ना, ये कौन सा लगाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाती है, विद्युत चुंबकीय बल लगाती है। सीधी सी बात है, लगाती कैसे, इस तरीके से लगाती है। ये चीज क्लियर होगी। अगर मैं मान लो इसको ऊपर रस्सी से धागे से बांध दूं और लटका दूं, तो देखो नीचे नहीं गिर रहा ना, रस्सी इसको खींच के बांध के रख रही है ना, वो जो रस्सी के अंदर आ रहा है फोर्स, वो कौन सा फोर्स है, कौन सा टाइप का फोर्स है, बेसिकली वो ये वाला नहीं है, ग्रेविटेशनल नहीं है, वो कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। मैं एक और बात बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स तभी इफेक्टिव बनता है जब किसी एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा हो। जैसे मेरे और अर्थ के बीच में, मेरा मास तो बहुत कम है, मैं तो बोलता हूँ 0 है, लेकिन अर्थ का बहुत ज्यादा है। जैसे अर्थ का मास बहुत ज्यादा है तब जाके वो फोर्स क्या बनता है, कुछ वैल्यू रख पाता है। अदरवाइज जैसे मैं हूं और मेरे पास में कोई अगर व्यक्ति खड़ा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, उसको अट्रैक्ट कर रहा हूं, वैसे कट रहा हूं, इसके हिसाब से क्या कर रहा हूं, अट्रैक्ट कर रहा हूं, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन फोर्स तो लग रहा है। अब जब फोर्स लग रहा है, जब फोर्स लग रहा है तो क्या मैं उसको खींच लूंगा क्या, कि मैं खड़ा हूं, आजा 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 मेरे पास आजा, मेरे पास आजा, नहीं आएगा भाई, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम है। लेकिन ये असल में होता हुआ दिखता है कि नहीं दिखता। आपके पास 2 मैग्नेट लो, एक मैग्नेट वैसे भगाओ, है ना, दोनों के पोल अगर नॉर्थ सेम साइड रहेंगे तो क्या भागेगी नहीं, हाँ वो ऐसे दिख जाता आंखों से, ऐसे कागज के टुकड़े चिपक नहीं रहे थे कॉम से, हाँ
तो इसका मतलब क्या था, वो थोड़ा ऐसे फील वाला है। फील अपना भी तो होता है भाई, ग्रेविटेशन, तुम कूदो छत से नहीं गिरोगे नीचे, पक्की बात है, फील ये भी होता है। हाँ, लेकिन अगर अपन जनरली देखें कि दो ऑब्जेक्ट के बीच, तो नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। अगर बहुत बड़ी आप चट्टान भी ले लो, बहुत बड़ा रॉक ले लो, बहुत बड़ा पर्वत ले लो, तब भी ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि उसका मास अगर अर्थ के कंपेरिजन देखो तो कुछ भी नहीं है अकेले का। हाँ, लेकिन अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ के लिए और मेरे लिए ये क्या बन जाता है, थोड़ा वैल्यू रखता है ये। तो अगर देखते हो ये वाला, तो ये रख लेता है कि नहीं, ये वैल्यू रख लेता है कम के लिए भी, ठीक है ना। हाँ, ये चीजें होती हुई दिख रही हैं हमें, रस्सी ने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को होल्ड कर लिया, तो ये होता हुआ दिख रहा है। लेकिन इसके लिए आपको किसी एक मास को बहुत ज्यादा होना पड़ेगा, ये बात समझा गई। दूसरी बात, ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक लगता है। जैसे मान लो मैं अर्थ की सरफेस से 500 मीटर ऊपर चला जाऊं और फिर छलांग लगाऊं, नीचे गिरूंगा भाई, अर्थ पे आके गिरूंगा ना। सही बात है सर, सही बात है। लेकिन अगर मैं 500 मीटर ऊपर दो चार्जेस रखूं, दोनों के बीच की डिस्टेंस 500 मीटर कर दूंगा ना, फोर्स ना के बराबर लगेगा, लगेगा ही नहीं, लगेगा ही नहीं, पहली बात। यानी एक चार्ज यहां पर, एक दूसरा वहां पर है 500 मीटर, अगर चार्ज की वैल्यू भी इंक्रीज कर दी ना, तब भी नहीं लगेगा। इतना है कि हाँ, अगर ज्यादा डिस्टेंस से कर दिया ना, तो ये काम का नहीं है। लेकिन ये वाला काम का है, ये बहुत ही काम का है, ये इतना काम का नहीं है। अब दो फोर्स हो रहे हैं, उनके बारे में बस जस्ट नाम लिख लीजिए और ज्यादा काम के नहीं है, ठीक है ना। तीसरा तो मैं समझा रहा हूं, स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं उसे, आप स्ट्रॉन्ग के नाम से याद रखेंगे। और चौथा होता है वीक। ये दोनों के दोनों न्यूक्लियस के लिए, ये भी न्यूक्लियस के लिए और ये भी न्यूक्लियस के लिए। अब ध्यान से देखिए, न्यूक्लियस यानी नाभिक, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। सबसे, इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग कौन सा फोर्स है, ये वाला फोर्स है, समझ रहे हो ना, इतना स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, थोड़ा सा गौर करें, तो गौर करने वाली बात ये है कि अपने पास में एक एटम है, ठीक है ना। एटम के अंदर क्या होता है, इस तरीके से, जैसे मान लो कि हीलियम का एटम है, तो हीलियम का एटम क्या होता है, 2He4 होता है। यानी उसके अंदर कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियस है और यहाँ पे कौन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पे क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अब ध्यान से देखो, 2 प्रोटॉन है। अब मैं पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि जो ये है ना न्यूक्लियस, नाभिक बोलते हैं इसे, ये इस एटम के अंदर है, परमाणु के अंदर है। ये न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, एटम के कंपैरिजन में 1,00,000 गुना छोटा होता है कि नहीं। 1,00,000 गुना छोटे का होने का मतलब है कि अगर आप पूरे दिल्ली शहर को अगर एक एटम मानते हो, तो एक फुटबॉल की साइज मान लो, फुटबॉल जितना है ना, अंदाजे से ले रहा हूं, उतना बड़ा क्या है आपका नाभिक है। क्या है, नाभिक यानी न्यूक्लियस है, उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है। अब ये सोचो कि उतने छोटे के अंदर क्या है, 2 प्रोटॉन है। अभी अभी हमने देखा कि जो ये लग रहा था, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, क्या वो 2 प्रोटॉन के बीच में लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। अगर इसके दोनों बीच में प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन प्रोटॉन सेम हो गए, तो सेम लड़ाई करेंगे। इसका मतलब उन दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन लगेगा। और जैसे ही रिपल्सन लगा, क्या वो इस तोड़ के इसको बाहर नहीं निकलना चाहते, इस न्यूक्लियस को तोड़कर बाहर निकलना चाहते, कुल मिलाकर न्यूक्लियस को खत्म कर देना चाहते हैं। अंदर इतना रिपल्सन है, इतनी नफरत है दोनों के बीच में कुल मिलाकर, अरे है ना। लेकिन फिर भी ये न्यूक्लियस स्टेबल है, यहीं पे है, यहीं रहता है, नहीं जाता। क्यों, देखो, इसका रीजन ये दे सकते हो कि सर दोनों का मास तो होता ही है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच क्या होता है, मास तो होता ही है। तो मास की वजह से क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन। रिपल्सन तो लगेगा ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की वजह से, और रिपल्सन कम हो जाए, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाए। लेकिन आपको भी पता है, मैंने क्या बताया, अगर मास बहुत कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत 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 कम लगता है, यानी ना के बराबर लगता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बहुत ज्यादा लगता है। हाँ, ये बात सही भी है कि इस केस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा बजाय किसके, ग्रेविटेशन के। इसका मतलब कोई और फोर्स है जो इसको क्या कर रहे हैं, खींच के रख रहे हैं, और इसका नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना, सबसे मजबूत होता है इस दुनिया के अंदर। अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है तो वो कौन सा है, यही है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। पूरा लिख देता हूं मैं, मजबूत नाभिक के बल, ऐसे हिंदी में लिख सकते हो, मजबूत नाभिक के बल। ये क्या है, वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है ना। इसको बोलते हैं प्रबल नाभिकीय बल, ऐसे नाम है, ठीक है। हाँ, इनको क्या करता है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, इन दोनों प्रोटॉन्स को, या जितने भी प्रोटॉन है नाभिक के अंदर, उन सबको क्या करता है, बांध के रखता है, जाने नहीं देता एक तरीके से, ठीक है ना। बस इसकी एक खास बात यही है कि ये शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज का मतलब क्या है,
कि भैया अगर तुम जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर चले गए ना, नाभिक से बाहर चले गए, ये लगी गई थी, इसके अंदर रहोगे तो लगेगा, इसके बाहर जाओगे तो नहीं लगेगा, यानी इसके बाहर जाते ही ये खत्म, इसका काम ही खत्म, ये नहीं लगेगा। बात समझ आ गई ना? बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बाकी 11th 12th में देखेंगे। वीक फोर्स कौन से होते हैं? वीक फोर्स देखो, कोई भी न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस में बीटा पार्टिकल, इस तरीके से बीटा नेगेटिव निकलता है, ठीक है ना, एंटी न्यूट्रॉन निकलता है, और हो सकता है न्यूट्रिनो में निकल जाए जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदल रहा होता है। ये सारी चीजें, ठीक है ना, हाँ ये होते हैं सारे काम। जो यहाँ वाला न्यूट्रॉन है वो किस में बदल सकता है? प्रोटॉन में बदल सकता है। ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी चीजें होती हैं। वो कब होती हैं? जब ये वाले फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज होते हैं, बहुत ही कम वाले होते हैं शॉर्ट रेंज। तो इनको अपन क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। कौन कौन चीज़ों को इसकी हेल्प से किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? जैसे फ्यूजन होता है, इन सबको अपन क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उन सबको अपन क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी हेल्प से। ओके, बात समझ आ गई होगी। ये 4 टाइप के फोर्स हैं। तो नेचर में कितने टाइप के फोर्स हैं? 4 टाइप के। मुझे एक मूवी याद आ रही है, रोबोट 2.0, उसका टीजर देखना। उस टीजर के अंदर ना, रोबोट 2.0, हाँ उसका टीजर देखना। उसके टीजर में एक बात थी कि उसमें बीच में लिखा था कि 5th फोर्स, 4 फोर्स तो हमने पढ़ लिया ना, 5th फोर्स के बारे में लिखा था। तो जब मतलब पहली बार मैंने वो टीजर देखा तो मेरे दिमाग में आया था 4 फोर्स ये वाले हैं, और वो 5वें की बात कर रहे हैं जो उस चीज को एक्सप्लेन कर सके जो उस मूवी के अंदर होते थे। उसके अंदर क्या हो रहा था? मोबाइल उड़ के जा रहे थे ना हवा में, तो वो क्यों उड़ के जा रहे हैं उस चीज को वो समझने की कोशिश कर रहे थे। उन 4 फोर्स की वजह से तो नहीं लग रहा था कि हो पाएगा, इसलिए उन्होंने क्या माना कि कोई 5वां फोर्स है। 4 फोर्स का तो काम नहीं है। तो 4 फोर्स कौन से हो गए? क्यों? लास्ट वाले 2 तो क्या है, बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए लगते हैं, इतने कम के लिए लगते हैं कि न्यूक्लियस के लिए लगते हैं, उसके बाद तो लगते ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग और वीक वाले। दूसरा क्या, पहला क्या था? ग्रेविटेशन, वो तो तब लगते हैं जब मास बहुत ज्यादा ज्यादा हो। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और वो अगर डिस्टेंस ज्यादा हो गई तो वैसे भी वो इफेक्टिव नहीं रहते हैं, बट लगते हैं, ठीक है ना, बहुत वीक होते हैं फिर वो भी, ठीक है। अब आपके हिसाब से क्या हुआ? किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना क्या हो गया? फोर्स हो गया ना। अब पुश करते हैं, पुल करते हैं, उसके अंदर और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कितने टाइप के फोर्स हो गए। अब पुश करते हैं या पुल करते हैं तो जरूरी नहीं है कोई चीज ऑब्जेक्ट खिसके, कोई ऑब्जेक्ट खिसके। जैसे ये वाला था, इसको मैंने जब पुश किया था, ऐसे किया था ना, जैसे ही पुश किया तो ये खिसक गया। लेकिन जैसे ही मैं इस बॉल को पुश करने की कोशिश कर रहा हूं, इसे पुश कर रहा हूं, तो ये तो नहीं खिसक रही है ना। इसका मतलब जरूरी नहीं है जब आप फोर्स लगाओ किसी ऑब्जेक्ट पर तो वो खिसके ही। इस प्रकार से अपन 2 अलग से टाइप आते हैं, मतलब जिनको बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स, और ये आपके सिलेबस के अंदर है भाई। तो पहला है बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स जिसको क्या बोलते हैं? संतुलित बल। दूसरा क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स, उसको बोलेंगे असंतुलित बल। तो पहला कब लगता है? बैलेंस्ड फोर्स। जैसे मैं अभी इस वॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो मैंने इसको जोर से धक्का मारा, नहीं गई ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने इसको धक्का लगाया है ना, तो ये उधर जाना चाहता है, लेकिन उसके अलावा इसके ऊपर और भी बहुत सारे फोर्स लगे। जैसे इसको हमने ग्राउंड के अंदर धसा के रखा है, नीचे ग्राउंड के अंदर, जिसको नींव बोलते हैं। तो उस नींव की हेल्प से क्या लगता है? इसके ऊपर इस वाली डायरेक्शन में एक फोर्स और जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। और वो जनरेट हुआ फोर्स इसको क्या कर देता है? बैलेंस कर देता है। लेकिन मेरा फोर्स इतना ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि वो जो नीचे लग रहा है उसके बस का नहीं हो, उसके बस का ही नहीं हो, तब क्या होगा? गिर जाएगी। जैसे मान लो मैं लेके आऊं क्या, जिस जो अपना क्या होता है, बुलडोजर नहीं होते, हाँ, उस बुलडोजर की हेल्प से क्या होते हैं? मकान गिराते हैं ना, वो क्या करते हैं? ऐसे इतने जोर से इतना ज्यादा फोर्स लगाते हैं, गिर जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह वो सारे काम कर रहे हैं, डोंट वरी, हाँ वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड को इसको अच्छे से समझा जा सकता है इस वाले एग्जांपल की हेल्प से। बात समझ आ गई क्या? दूसरा, जैसे मैं अभी खड़ा हूं ग्राउंड के ऊपर, है ना, तो ग्राउंड जैसे जो धरती माता है वो नीचे की ओर कितने से खींच रही है? mg से खींच रही है, और मेरे ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, एक और फोर्स लग रहा है, उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन वैसे, ठीक है ना। हाँ, वो दोनों इक्वल हो गए। जैसे ही वो इक्वल हुए तो क्या हो गया? मैं बैलेंस्ड हो गया, और मैं यहां से मूव नहीं कर पा रहा हूं। कई बार क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए या उसके मोशन को चेंज करने के लिए, अपन को किसकी जरूरत पड़ती है? फोर्स की। इसका मतलब ये नहीं है कि जब आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, है ना, बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूव नहीं करेगा। इसका मतलब है वो अपने स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, है ना। जैसे मान लो कि अगर ये रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा, अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं तो, ठीक है ना। और
अगर मान लो कि ये मूव कर रहा होता तो ये मूव ही कर रहा होता, सीधी सी बात है। अगर बैलेंस फोर्स लग रहे होते तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता। बात समझ आ गई ना। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन से होते हैं? जिनकी वजह से उसके मोशन में चेंज आता है, यानी रेस्ट वाला किस में चला जाता है? मोशन में। मोशन वाला किस में चला जाता है? रेस्ट में चला जाता है, सीधी सी बात है। इस वजह से क्या आता है उसमें चेंज आता है, मोशन में चेंज आता है। इसकी वजह से मोशन में चेंज नहीं आता है। तो बैलेंस फोर्स कब लगता है? जब क्या होता है? नो चेंज इन मोशन, नो चेंज इन मोशन। और ये क्या आता है? जब क्या आता है? चेंज इन मोशन। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई होगी कि जब अपन पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट मूव करे ही, है ना। जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट मूव करे ही। वो दो टाइप के और होते हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। अगर आपका बैलेंस लग रहा है तो उसकी मोशन में कोई चेंज नहीं आएगी। जैसे वाल अपनी खड़ी है, खड़ी रहेगी अनटिल और अनलेस ज्यादा बल नहीं लगा जाए, बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया जाएगा तो पक्की बात है गिर जाएगी। हाँ, और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं? जैसे ये वाला है तो इसके ऊपर जैसे ही आगे जाने का प्रयास करेगी तो क्या हो जाएगी? जाएगी भाई, क्योंकि इसके ऊपर इतना फोर्स लगा ही नहीं। वैसे मैं थोड़ी सी चर्चा और कर दूं। जैसे ये वाला रखा है मैंने, मैं इसको क्या कर रहा हूँ? पुश कर रहा हूँ। तो एक तो क्या लग रहा था? इसका mg लग रहा था, ऊपर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसको नॉर्मल डायरेक्शन कहते हैं वो लग रहे थे। वो क्या हो गया था? हिसाब बराबर कर दिया था, इधर तो ये मूव नहीं कर रहा। लेकिन जैसे मैं इसको खींचा तो क्या है? कॉन्टेक्ट में है, जो कॉन्टेक्ट में है एक फोर्स और लग रहा है जो कॉन्टेक्ट की वजह से आ रहा है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। वैसे वो कॉन्टेक्ट की वजह से आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो वो कैसा है? अब कॉन्टेक्ट की वजह से पहले भी फोर्स लग रहे हैं, देखो जैसे यहाँ पे लग रहे हैं, है ना। लेकिन अभी वो बैलेंस हो गया है, बैलेंस हो गया है। क्या कि इसको नीचे की तरफ एक खींचने वाला फोर्स होगा, तो ऊपर की तरफ पे क्या लग रहा होगा? बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। लेकिन देखो ज्यादा कर रहा हूं मैं, नीचे वाला खींचने वाला ज्यादा कर रहा हूं तो एक नीचे आ गया। अब क्या हो गया? अनबैलेंस हो गया। फोर्स क्या हो गया? बैलेंस नहीं हुई। ऊपर की ओर फ्रिक्शन जो लग रहा था वो उतना नहीं लग पाया जितने की ओर नीचे वाला ज्यादा हो गया। जैसे ही नीचे वाला ज्यादा हुआ तो वो नीचे की ओर खिसक आया, सीधी सी बात है। तो ये दो टाइप के अपने फोर्स और होते हैं। ओके, और आपके इस बुक के अंदर जो है अब अगला जो दे रखा है वो लॉज ऑफ मोशन है। तो अपन अगली चर्चा है वो यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि लॉज ऑफ मोशन कौन कौन से हैं और उनके क्या क्या यूज हैं और बेसिकली हैं क्या। बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।